Hello guys, welcome back to all of you on my channel The Teachers Adda 07. So here we are with the new class. तो आज आपकी फिजिक्स की क्लास होने वाली है। फिजिक्स की आपकी लगभग 2 क्लास पहले हो चुकी हैं, ये आपकी 3rd क्लास है। फिजिक्स की जो पहली क्लास थी उसमें हमने गति मोशन वाला चैप्टर कवर किया था। आज का जो चैप्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए आपके, जो कि है ऊष्मा, हीट का चैप्टर यूनिट होती है ये पूरी एक, उसे कवर करेंगे। तो इसे हम लगभग 1-2 पार्ट में कवर करेंगे क्योंकि थोड़ा लेंदी टॉपिक है ये, ठीक है। फिर ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है तो सारे कंसेप्ट उलझ से जाते हैं, क्लियर नहीं हो पाते, तो आधा आधा करके हम क्लियर करेंगे इन्हें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जो कि है ऊष्मा की। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी के सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे, लेकिन अभी हमने फिजिक्स स्टार्ट की हुई है तो पहले उसी को फिनिश करते हैं, देन हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल द टीचर्स अड्डा 07, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड वीडियो पे कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर। सबसे पहला जो कि है हमारा ऊष्मा, तो देखते हैं ऊष्मा क्या होती है। ऊष्मा या ऊष्मीय ऊर्जा, ऊर्जा जो होती है हमारी, जैसे कि रासायनिक ऊर्जा हो गई, विद्युत ऊर्जा हो गई, ये भी एक टाइप की ऊर्जा है हमारी, जो कि है ऊष्मीय ऊर्जा, जो कि ऊर्जा का एक रूप है, हीट एनर्जी, ऊर्जा का, एनर्जी का ही एक रूप है, ठीक है, जो ताप के कारण होती है, टेम्परेचर के। ऊर्जा के अन्य रूपों की तरह ऊष्मा का भी प्रवाह होता है, ठीक है। जैसे विद्युत का प्रवाह होता है, इसी तरीके से ऊष्मा का प्रवाह होता है। किसी पदार्थ के गर्म या ठंडे होने के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसकी क्या बोलते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऊष्मा की और ऊष्मीय ऊर्जा की आपकी डेफिनेशन थी। अब देखते हैं नेक्स्ट अभी इसी के बारे में। तो यहाँ पे हम कुछ पढ़ते हैं ऊष्मा का मात्रक, ऊष्मा के मात्रक के बारे में, यूनिट्स ऑफ हीट। तो सबसे पहले देखते हैं हम एसआई में। तो एसआई में इसका मात्रक होता है आपका जूल, और अगर सीजीएस पद्धति में देखें तो होता है कैलोरी या आपका किलोग्राम कैलोरी, ठीक है। अभी कुछ और कंसेप्ट हैं इसमें कि एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, एक जूल में कितनी कैलोरी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारा एक कैलोरी में आपके 4.18 जूल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछे एक जूल में कितनी कैलोरी होती है, तो एक जूल में 0.24 कैलोरी होती है। और अगर एक किलो कैलोरी में आपसे पूछते हैं कि एक किलो कैलोरी में कितनी कैलोरी होती है, तो एक किलो कैलोरी में आपकी 1000 कैलोरी होती है, ठीक है। और अगर एक कैलोरी आपकी पूछते हैं तो वो सॉरी, देखिए अगर आपकी एक कैलोरी बराबर होती है, दोबारा से रिपीट करते हैं, 4.186 जूल के बराबर, और एक जूल होता है आपका 0.24 कैलोरी के बराबर। आपकी एक किलो कैलोरी कितने के बराबर होती है, 1000 के, तो ये आपका 1 किलो कैलोरी है। और एक किलो कैलोरी में आपके 4186 जूल होते हैं, क्योंकि अगर एक कैलोरी में आपके 1000 ये होती है, तो अगर हम इसकी 4.186 की मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, देन पॉइंट हटा के ये 3 0 कैंसिल हो जाएंगी, तो आपका बचेगा 4186 जूल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, जो कि है स्केल ऑफ टेम्परेचर, ताप के पैमाने, ताप किस किस चीज़ से हम नापते हैं, ठीक है। सबसे पहला है हमारा, ये आप सभी को पता है, सेल्सियस, नेक्स्ट है फ़ारेनहाइट, नेक्स्ट है केल्विन, और एक होता है आपका लास्ट जो कि होता है र्यूमर, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि इनमें रिलेशन क्या होता है आपस में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये रिलेशन इनमें सेल्सियस अपॉन में 5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन में 9, ये फेमस भी है और इम्पोर्टेंट भी है, ये रिलेशन आपका आ जाता है एग्जाम में। और अगर र्यूमर में पूछते हैं कि ये कितना होता है, तो C इक्वल टू आपका R होता है, सेल्सियस इक्वल टू र्यूमर, ठीक है। और र्यूमर का और केल्विन में अगर आपका पूछते हैं तो ये होता है R अपॉन में 5 इक्वल टू केल्विन माइनस 273 अपॉन में 5, ठीक है। और अगर आपसे पूछते हैं कि केल्विन में और सेल्सियस में आपका क्या रिलेशन होता है, तो अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको उसमें 273 ऐड करना पड़ेगा। आपकी 12th क्लास में, 11th क्लास में जो हीट टेम्परेचर के क्वेश्चन आते हैं, उष्मागतिकी वाला चैप्टर होता है, उसमें आपने खूब किए होंगे क्वेश्चन कि आपको टेम्परेचर अगर सेल्सियस में दे तो केल्विन में चेंज करने के लिए आप उसमें 273 ऐड करते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। तो सामान्य मनुष्य का ताप आपका कितना होता है, अगर हम इसकी बात करें सेल्सियस में, तो ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस।
अगर बात करें फ़ारेनहाइट में तो होता है 98 डिग्री, और अगर केल्विन में बात करें तो ये होता है आपका 310। ठीक है। और अगर नेक्स्ट है आपका अति उच्च दाब, दाब नहीं है ये आपका टेम्परेचर है, ताप। अति उच्च ताप मापने के लिए ईरोमीटर का प्रयोग करते हैं। आपको अगर फीवर है या कुछ है तो हम सबसे पहले अगर नॉर्मल टेम्परेचर जो हम अपना नापते हैं वो किससे नापते हैं? थर्मामीटर से। ठीक है। और अगर हमें बहुत ज़्यादा कहीं किसी चीज़ का ताप मेज़र करना है तो हम यूज़ करते हैं ईरोमीटर। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है ऊष्मा का संचरण, कि ऊष्मा का संचरण आपका होता क्या है। ठीक है। अब देखिए, ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। ठीक है। अगर आपकी हीट जो है वो कन्वर्ट हो रही है एक प्लेस टू वन प्लेस टू अदर प्लेस, देन ये होता है आपको ऊष्मा का संचरण। इसकी जो आपकी होती है 3 मेथड्स होते हैं, 3 विधियां होती हैं, चालन, संवहन और विकिरण। ठीक है। एक एक करके हम इनको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम हमारा चालन क्या होता है। ठीक है। ये देखिए, चालन में, एक सेकेंड, चालन है ये हेडिंग आपकी, गतिज ऊर्जा के रूप में रहती है। जब पदार्थ की ऊष्मा बढ़ती है तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। ऊष्मा बढ़ने पर पदार्थ के अणु एक दूसरे से टकराकर ऊर्जा को एक दूसरे को पास करने लगते हैं, इसे ऊर्जा का चालन कहते हैं। ठीक है। सबसे पहले क्या है, आपकी जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा के रूप में। और जब हम पदार्थ की ऊष्मा बढ़ा रहे हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। ठीक है। और ऊष्मा बढ़ने पर क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके एक दूसरे से टकराने लगते हैं और ऊर्जा को, एक दूसरे की जो अपनी एनर्जी है वो एक दूसरे को कन्वर्ट करने लगते हैं, पास करने लगते हैं। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं? ऊर्जा का चालन। इसका एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है आपका, अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि एग्जाम्पल कौन सी विधि का है, तो ये आपका चालन विधि का एग्जाम्पल है। देखिए, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल छूने पर लोहे का गुटका ज्यादा ठंडा महसूस होता है। तो ऐसा क्यों महसूस होता है? तो इसका आपका रीजन होता है कि लकड़ी की तुलना में जो लोहा है वो ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। ठीक है। इसलिए जब हम उसे छूते हैं तो छूने पर जो लोहे का गुटका है वो ज्यादा ठंडा महसूस होता है। ठीक है। इसमें ऊष्मा का संचरण आसानी से होता है। ठीक है। अब कुछ हमारे पास है ऐसे पदार्थ देखते हैं हम जो ऊष्मा के अच्छे, जो ऊष्मा के चालक हैं, फिर कुचालक हैं या ऊष्मा रोधी हैं जो। ठीक है। तो चालक जो है वो है पानी, मानव शरीर और पारा। ठीक है। और जो कुचालक है वो है लकड़ी, कांच, हवा, रबर। इसमें आपका लोहा भी आ जाता है। ठीक है। और जो आपके कुचालक होते हैं, अभी हमने क्वेश्चन देखा है, तो जो लकड़ी है वो ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं है। ये जो कुचालक पदार्थ है वो आपके लकड़ी, कांच, हवा और रबर। और जो ऊष्मा रोधी है वो है आपका एबोनाइट। एबोनाइट आपको ऊष्मा का विरोध करता है, ऊष्मा रोधी पदार्थ होता है आपका। ठीक है। तो आज की जो वीडियो है वो अभी इतनी ही है। जो बाकी का भी आपका रिमेन पार्ट रह गया है ऊष्मा का, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसमें हमने अभी आपकी जो ऊष्मा संचरण की 3 विधियां, उसमें से चालन विधि को हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे संवहन और विकिरण, जो इसकी नेक्स्ट 2 हमारे पास विधियां बची हुई हैं। ठीक है। उसके बाद कुछ प्रसार, ऊष्मीय प्रसार ठोसों में, गैसों में, उसके बारे में, या विशिष्ट ऊष्मा और जूल का नियम, या कैलोरी स्टीफन का नियम, ये जो होते हैं आपके सभी इसी में आते हैं। तो सभी एक एक कंसेप्ट से बिल्कुल क्लियर करेंगे, चाहे वीडियो 2 बने, चाहे 3 बने, चाहे 4, लेकिन सारे कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।